हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविलैटिक्स। चलिए, अभी तक हम लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 2 क्लास हम लोग पूरा कर चुके हैं और सेकेंड क्लास में हम लोग जीनोम के बारे में पढ़ रहे थे, जीनोम मैपिंग के बारे में कि वर्ल्ड में जीनोम मैपिंग कहाँ स्टार्ट हुआ था और इंडिया का कहाँ से पार्टिसिपेशन था नहीं था। ठीक है, अब उसका जीनोम का जो लास्ट टॉपिक हम लोगों के पास था, छूट गया था वो लास्ट क्लास में, वो था आपका जीनोमिक्स इन इंडिया। ठीक है, अगर जीनोमिक्स इन इंडिया की बात करें, इंडिया में अगर जीनोमिक्स की बात करें हम लोग, तो मेनली 2 सेक्टर में अभी तक हुआ है। सबसे पहले हुआ था एग्रीकल्चर सेक्टर में, और दूसरा हुआ था हेल्थ सेक्टर में। ठीक है, यहाँ बोले हेल्थ में तो ह्यूमन जीनोमिक्स, एनिमल नहीं। एग्रीकल्चर में बोले तो प्लांट जीनोमिक्स की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देख लेंगे। उसके बाद कब कौन सा प्रोजेक्ट आया, CSIR क्या है, इसके बाद हम लोग देख लेंगे 2020 में कौन सा जीनोम मैपिंग स्टार्ट किया, इंडिया ने अपना पर्सनल एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, उसको देखेंगे। फिर चलें, इसको हम कर लेते हैं, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। फर्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर जीनोमिक्स का। ठीक है, देखिए अगर इंडिया की बात करेंगे तो जीनोमिक्स जो स्टार्ट हुआ था 2002 में। ठीक है, एक्चुअली इंटरनेशनल जो राइस का जो प्रोजेक्ट था, जीनोम प्रोजेक्ट, वो स्टार्ट हो गया था। तो उसमें इंडिया ने उसमें क्या किया, पार्टिसिपेट किया। उसके बाद बहुत सारा क्रॉप के बारे में उसमें उसके जीनोम को स्टडी किया और स्टडी करके फिर उस क्रॉप में फिर इंडिया ने भी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। जैसे वीट में, जैसे मेज में, जैसे ग्राम में, जैसे तुलसी में, जैसे मस्टर्ड में, जैसे शुगर कैन में, जैसे टर्मरिक में, ये सब चीज़ों में फिर इंडिया ने भी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। ठीक है, हम लोग इसमें स्टेटमेंट ऐसे लिख सकते हैं, इन इंडिया जीनोमिक्स प्रोजेक्ट started in 2002 when India became part of International Rice Genome Project. इंटरनेशनल राइस जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट के बाद क्या इफेक्ट पड़ा इंडिया पे, ये भी हमको देखना होगा। आफ्टर दिस project India studied many crop genome, बहुत सारे जो क्रॉप्स थे उसके जीनोम को उसने क्या क्या स्टडी किया, लाइक वीट, मेज, तुलसी,
मस्टर्ड, उसके बाद तुम्हारा हो गया शुगर केन, टर्मरिक, etc। ये सब चीज़ों में क्या किया उसने, जीनोम क्रॉप के बारे में जो जीनोम था उसका बहुत सारे जो मतलब जीनोम के बारे में उसमें स्टडी किया। ठीक है, अब ये स्टडी क्यों किया, वाई स्टडी, ये स्टडी क्यों किया भाई, क्यों किया स्टडी, कुछ तो एम होगा। अगर हम एम की बात करें तो पहला एम था भैया इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ क्रॉप। दूसरा क्या था, टू डेवलप न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप, जो क्रॉप था उसका नई वैरायटी का को डेवलप कर। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट जो है हेल्थ का देख लेते, थोड़ा हेल्थ वाले पार्ट में देखते क्या, जीनोमिक्स ऑफ हेल्थ, जीनोमिक्स ऑफ हेल्थ। देखो इंडिया में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च करके एक काउंसिल चलता है, फुल नेम क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, सबसे पहले इसने क्या किया याद है, अमेरिका ने सबसे पहले क्या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। अमेरिका ने जो लॉन्च किया है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP, इसको क्या किया सबसे पहले इन लोगों ने, ICMR studied and analyzed this human genome project। to understand the genetic basis of disease ठीक है, ICMR ने क्या किया, सबसे पहले जो अमेरिका द्वारा जो प्रोजेक्ट चलाया गया था उस प्रोजेक्ट के रिपोर्ट को स्टडी किया और एनालिसिस किया, और किस जेनेटिक बेस पे कौन सा डिजीज होता है उसको एनालिसिस किया। ठीक है, उसके बाद फिर इंडिया ने एक स्टेप लिया, कब, 2020 इंडिया started project for genome। ठीक है, नाम क्या था प्रोजेक्ट का, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, GIP। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, प्रोजेक्ट स्टार्टेड अंडर द गाइडेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी
बायोटेक्नोलॉजी एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। कहाँ है? बेंगलुरु। इंडिया का टॉप मोस्ट IIT माना जाता है बेंगलुरु। ठीक है, IIT बेंगलुरु के नाम से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस नाम है इसका। कहाँ पे है? बेंगलुरु। अब इस प्रोजेक्ट को क्या किया, अलग अलग फेज में इसको बांटा। अगर हम बोले फर्स्ट फेज फर्स्ट, इसमें इसने क्या किया, जीनोम डेटा ऑफ 1000 इंडियन विल बी कलेक्टेड। इससे क्या क्या भैया, फर्स्ट फेज में क्या होगा, 1000 इंडियन लोगों का जीनोम को हम लोग कलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे या स्टडी करेंगे। ठीक है, और यहां हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे किसके बारे में, डिजीज एंड ट्रीटमेंट which affect Indian population। बोल रहा है ना कि जो सबसे ज़्यादा डिजीज और ट्रीटमेंट जो इंडियन पॉपुलेशन को ज़रूरत होती है उसके बारे में हम लोग स्टडी करें, एनालिसिस करेंगे, और उसमें हम लोग आगे चल के फिर क्या करेंगे, सुधार लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के देखा जाए तो इंडिया का पहला जो अपना प्रोजेक्ट है 2020 में जाके स्टार्ट हुआ, किस नाम से, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के नाम से। इसका कौन कौन इसमें साथ है, इसमें है पहला डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड ISC बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। ठीक है, दोनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को, फर्स्ट पेज में इन लोगों ने बोला कि भैया हम लोग जीनोम डेटा किसका इकट्ठा करेंगे, 1000 इंडियन का, और उसको एनालिसिस करेंगे, स्टडी करेंगे, और देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में जो सबसे ज़्यादा जो बीमारी है या होने वाली बीमारी जो अफेक्ट करता है सबसे ज़्यादा, उसके डिजीज के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग फिर इसको एनालिसिस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। एक प्रोजेक्ट और चला है इंडिया में, अगर हम बात करें, देखिएगा इंसाकॉग। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, देखिएगा ना, आई से इंडियन, IN से इंडियन, सार्क, इंडियन सार्क, ऐसे से क्या हो जाएगा, सार्क, इंडियन सार्क, COV2, मतलब इसका मतलब होता है कंसोर्टियम ऑफ जीनोम स्टडी। ठीक है, मैं इसके बात कर रहा हूँ, COV2 भी इसको बोलते हैं। ठीक है, COV2 कंसोर्टियम ऑफ जीनोम स्टडी, COG का मतलब ये होगा। अब इसको कब सेटअप किया गया, ये इंसाकॉग2 जो कॉग है, इसको अगर बोले, इसका सेटअप अगर पूछ ले तो ये हो जाएगा आपका सितंबर
2020। एक्चुअली ये नेटवर्क ऑफ लेबोरेटरी है क्या ये? इट इज नेटवर्क ऑफ laboratory and here find out new variant of COVID-19 under this project। देखो कोविड-19 2020 में आया था तो सब जाहिर सी बात लेबोरेटरी नहीं था, लेबोरेटरी रहेगा तभी तो कोई नया नया वेरिएंट या नया डीएनए आरएनए उसमें कैसे चेंज हो रहा है वो खोज करेगा। इसके लिए एक चेन डेवलप किया लेबोरेटरी का, जिसका काम एक प्रोजेक्ट का नाम क्या दिया, INSACOG। ठीक है, अब इसका वेरिएंट को हमको पता लगाना है। अभी तक अगर बात करें, अगर अभी हम इस प्रोजेक्ट के तहत एट प्रेजेंट मोर देन 50 labs are present in this network। स्टडी और ये हमको लगता है अभी करंट 2022-23 की बात करें अभी तो और बढ़ गया होगा। 2022 के डेटा के 54 लैब्स है अभी तक। ठीक है, 54 लैब्स। ठीक है, अब ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय, किसने लॉन्च किया था? एक्चुअली ये ज्वाइंट वेंचर था। ठीक है, या कह लो ज्वाइंट इनिशिएटिव था। किसका किसका? एक था इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। कौन था? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। उसके बाद इसमें था डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी। उसके बाद साथ में इसका था CSIR। उसके बाद इसके साथ था ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, और इसका हो जाता फुल फॉर्म काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये तो हो गया आपका ह्यूमन जीनोम इन इंडिया। अब हम लोग इसके बाद यहाँ से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो होगा आपका या नया चैप्टर जेनेटिक
इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसी का जीन इंजीनियरिंग भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले कि भैया जेनेटिक इंजीनियरिंग होता क्या है। देखिए, जब किसी जीनोम में या किसी ऑर्गेनिज्म के जीनोम में जब भी हम उसके जीन को इंसर्ट करते हैं या तो फिर इसको बाहर निकालते हैं, इंसर्ट करते हैं अंदर उसको, और नंबर ऑफ जीन को बढ़ाते हैं या नंबर ऑफ जीन को घटाते हैं। अगर एग्जिट करना, बाहर करना है तो नंबर ऑफ जीन घट जाएगा, और इंसर्ट किएगा नंबर ऑफ जीन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, इसको अगर डिफाइन करने के लिए बोले तो इस तरह कर सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस by which genes, जीनोम कर सकते हैं, जीनोम of an organism is edited by removing और इंसर्टिंग मतलब उसमें इंसर्ट करना, इंसर्टिंग या नंबर ऑफ जीन को बढ़ाना। इंसर्टिंग ये न्यू जीन इनटू इट। ठीक है, मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसका जीनोम है, उसके जीनोम में अगर हम जीन को एग्जिट करते हैं, ठीक है, या तो जीन को इंसर्ट करते हैं तो इसमें डालते हैं, तो इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ जीन इंक्रीजेज। यहाँ क्या होगा, एग्जिट होगा तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीन डिक्रीजेज। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं, जीनोम। हम लोग करते कैसे, देखिए, सपोज अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अगर एक कोई इंडियन क्रॉप है, सपोज वीट का कोई वैरायटी है, ठीक है, अब इसका भी क्या होगा, जीनोम होगा। जीनोम में क्या होता है, नंबर ऑफ जीन। अब अकॉर्डिंग टू नीड हम क्या करेंगे, एक फॉरेन वीट लेंगे, फॉरेन कंट्री का वीट लेंगे और इसके भी जीनोम होगा। अब इसमें से जीन को हम निकाल कर इंडिया वाले में क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। जब इंसर्ट करने के नंबर ऑफ जीन बढ़ जाएगा, साथ में क्या होगा, इंसर्ट करने के बाद ये वाला जो वीट है, इंडियन वीट, इसका प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। प्रॉपर्टीज क्या होगा, चेंज्ड। अब जैसे उसको चेंज करना चाहिए। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, जो फॉरेन वीट था उसके जीन को यहां से निकाल के इसमें इंसर्ट करना, ये जो प्रोसेस है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, अब इसका इफेक्ट क्या होगा, अगर हम मोटा मोटी देख लें, इसका इफेक्ट क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, इंक्रीजेज। ठीक है, उसके बाद ड्यूरेबिलिटी इंक्रीजेज, क्रॉप्स का ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाता है। जैसे बहुत सारा फसल ऐसा थोड़ा सा पानी पड़ा खराब हो गया, अब बहुत सारा इसमें जेनेटिक चेंजेस करेंगे तो क्या होगा, पानी में भी वो क्रॉप आपका मरेगा नहीं, मतलब खड़ा रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब एग्जांपल बता रहे हैं, बाकी बहुत सारी चीजें उसमें चेंज हो जाता है।
कम पानी में बहुत सारा प्रोडक्शन ज़्यादा देने वाला भी हम लोग उसमें जीन में चेंजेस ला सकते हैं। जहाँ ज़्यादा जिस एरिया में हमेशा साल भर में 7 से 8 महीना पानी पड़ते रहता है वहाँ के अकॉर्डिंग फिर हम लोग उस क्रॉप को डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन करने का क्या होगा, वहाँ का क्लाइमेट और वहाँ का वाटर रिसोर्सेस के अकॉर्डिंग वो फसल फिर तैयार होगा, जिससे उसको नुकसान भी नहीं होगा और क्रॉप का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग कौन कौन सा फील्ड में कर सकते हैं हम, या जीन इंजीनियरिंग। ठीक है, और कौन सा फील्ड में हम लोग कर सकते हैं। एक होता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन जीएम ऑफ क्रॉप में भी कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉप्स में भी कर सकते हैं। एक तो ये हो गया भैया। दूसरा हम लोग कर सकते हैं, इसको ये मान लेते हैं, अगर जेनेटिक मॉडिफिकेशन अगर बोलते क्रॉप्स में, जैसे एग्जांपल, इसका एग्जांपल अगर बोलें तो आप नाम सुनेंगे बीटी कॉटन, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, गोल्डन राइस का नाम सुने होंगे। उसके बाद आप सुने होंगे जेनेटिक मॉडिफाई मस्टर्ड, सरसों का तेल जिससे DMH11 इसका बोल रहे नाम है, DMH11। उसके बाद अगर हम बोलें जीएम को होगा मेडिसिनल प्रोटीन, मेडिसिनल प्रोटीन का भी निर्माण कर सकते हैं। अब बोलोगे सब मेडिसिनल प्रोटीन कैसे, जैसे किसी को शुगर हो गया, हाई ग्लूकोज, तब भैया हम क्या करेंगे, तो उसमें होता क्या है, एक्चुअली क्या है कि हमारे बॉडी में इंसुलिन का जनरेट करना बंद हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, इंसुलिन का सिक्रेशन बंद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा, क्योंकि इंसुलिन है जो बॉडी में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। तो हम लोग फिर से इसको जाहिर सी बात है, किसी को इंसुलिन का अगर सुई लेना है या इंसुलिन को शरीर में बढ़ाना है तो क्या होगा, उसके लिए भी मॉडिफिकेशन किया जाता है। तो इंसुलिन जो जनरेट या कह सकते हैं, जिसका जो इंसुलिन जो हम लोग बाहर से इंटेक करते हैं, तो उसको लेबोरेटरी में बनाया जाता है मॉडिफाई करके, तो वो बैक्टीरिया के थ्रू हमेशा बनाया जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मेडिसिनल प्रोटीन की बात करें तो इंसुलिन बाय बैक्टीरिया, ग्रोथ हार्मोन बाय बैक्टीरिया। ये तो हो गया आपका बी पर्सन। अब देखते हैं सी पर्सन, ह्यूमन हेल्थ बेनिफिट्स। एक्चुअली क्या है, कुछ डिजीज जो आने वाला होता है उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, वैक्सीन ले लेंगे या जीन थेरेपी करवा लेंगे, तो आने वाले टाइम में हम लोग का क्या हो जाएगा, कभी कोई बीमारी उस टाइप का नहीं होगा जो होने वाला होता है। इसमें क्या एग्जांपल के तौर पे अगर ह्यूमन जैसे अगर बोले तो वैक्सीन या वैक्सीनेशन जिसको बोलते हैं, वैक्सीन को डेवलप करेंगे और हम लोग वैक्सीन ले लेंगे। वैक्सीन लेने के बाद क्या होगा, वो बीमारी कभी भी आपके शरीर में फिर नहीं होगा। इसका एक है जीन थेरेपी, ये प्रोसेस है। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग इतना कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ये हम लोग मेडिसिनल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेडिसिनल प्रोटीन
पहला हम लोग देख लेते हैं प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। बाय हेल्प ऑफ genetic engineering, insulin produced by बैक्टीरिया। ठीक है, देखो हम लोग ये चीज जानते हैं कि अगर ब्लड शुगर रहा मतलब क्या होगा, ग्लूकोज इन बॉडी अगर हाई रहा तो हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड शुगर। ब्लड शुगर क्या है, हाई है। जो भी ग्लूकोज रखता है वो क्या कहलाता है, ब्लड शुगर कहलाता है। ठीक है, ब्लड शुगर। ठीक है, और ये चीज आनी है, ग्लूकोज हमेशा क्या होता है, सोल्यूबल इन वाटर होता है, सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, वाटर कह लो और बॉडी में जो भी चीज है। उसके बाद अगर आपके शरीर में इंसुलिन जनरेट हो रहा है, देखो जनरेट हो, आप बोलेगा कभी कभी कि इंसुलिन है क्या, तो ये एक तरह का क्या है, एंजाइम है। ये क्या है, एक तरह का एंजाइम, और एंजाइम हमेशा प्रोटीन से ही मिलके बनता है। अब इंसुलिन क्या करता है, इट चेंज ग्लूकोज टू किस में चेंज करता है, ग्लूकोज से किस में चेंज करता है, ग्लाइकोजन। किस में चेंज करता है, ग्लाइकोजन। और ये कहाँ स्टोर रहता है, स्टोर इन लीवर एंड मसल्स। ठीक है, ग्लाइकोजन। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, देखो ये ग्लाइकोजन है ना, ये बाद में फिर यहाँ सेल में जाके हम लोग फिर यहाँ क्या करेगा, एक्चुअली यहाँ एनर्जी देगा सेल, जो जाहिर सी माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में जाके सारा प्रोसेस के थ्रू बता चुके हैं पहले। यहाँ एनर्जी जनरेट करेगा सेल में, और एनर्जी जनरेट के बाद हमारा बॉडी क्या करेगा, वर्क करेगा। ठीक है, अब उधर नहीं जाते हैं, हम लोग इंसुलिन के बारे में पढ़ लें। इंसुलिन है क्या, अगर हम लोग इंसुलिन की बात करें, इंसुलिन है क्या, एक तरफ से हार्मोन भी, हार्मोन इसलिए बोलते हैं, और ये क्या है, एंजाइम भी। ठीक है, या हार्मोन। ठीक है, और हमेशा एंजाइम जो बनकर किससे मिलकर बनाता है, प्रोटीन से। तो कहने का मतलब है कि इंसुलिन प्रोटीन का भी एक पार्ट है केमिकली। अगर कभी आपको बोले तो ये केमिकली क्या है, केमिकली इट इज प्रोटीन। ठीक है, अब इंसुलिन जो है ये प्रोड्यूस होता है, इंसुलिन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पैनक्रियाज। कहां से प्रोड्यूस होता है, पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज। देखो पैनक्रियाज में ना एक लैंग्वेज है, द्वीप जिसको बोलते हैं हम लोग, बता देते हैं। देखें पैनक्रियाज एक पत्ता के आकार वाला ऐसे रहता है। हाँ, आपको बीच बीच में यहाँ ऐसे ऐसे पाया जाता है, जिसको आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, याद रखिएगा। और इसी में पाया जाता है बीटा सेल, और यही बीटा सेल से प्रोड्यूस होता है क्या, इंसुलिन। इसमें अल्फा बीटा गामा 3 सेल होता है, आगे हम बताएंगे, बायोलॉजी में वैसे हम पढ़ाते हैं। अल्फा बीटा गामा 3 सेल मौजूद होता है। बीटा सेल से क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है। ठीक है, अब इसको बोलते हैं
आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, ठीक है। और इसी में इट फाउंड विथ बीटा सेल, बीटा सेल, बीटा सेल प्रोड्यूस्ड क्या, इंसुलिन। ठीक है, ये हो गया पूरा पेनक्रियाज। जो बायोलॉजी पढ़ेंगे वो समझ रहे हैं। होता क्या है देखो, मान लो किसी व्यक्ति में, सपोज ए पर्सन इन ए पर्सन बीटा सेल नॉट एक्टिव, किसी कारणवश उसमें विकार आ गया तो क्या होगा, बीटा सेल नेट नॉट जनरेट दी इंसुलिन। अब इंसुलिन जनरेट तो नहीं हो रहा है, बट भैया हम लोग तो खा रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं तो ग्लूकोज लेवल बॉडी में तो बढ़ ही रहा है, तो क्या हो जाएगा, पर्सन विथ डायबिटिक। तो इसको बोलते हैं शुगर डिजीज, शुगर बीमारी हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया कि भैया इंसुलिन, इंसुलिन क्या काम करता है, इंसुलिन कहाँ मौजूद रहता है और कैसे वो प्रोड्यूस करता है, कौन सा सेल से प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। ये बहुत बार पूछा है कि पेनक्रियाज में क्या पाया जाता है, कहाँ से वो प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन। अगर आपको बीटा सेल नहीं दिया तो या तो फिर ये दे देगा, या तो सीधा पेनक्रियाज दे देगा क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसका भी बहुत सा टाइप, डायबिटिक भी टाइप होता है, हाई डायबिटिक, लो डायबिटिक, उसमें हम अभी नहीं जाएंगे उतना डिटेल में। हमको सिर्फ यहाँ सिर्फ समझना था कि हार्मोन कहाँ से, ये इंसुलिन हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस होता है और उसका काम क्या है, बस वो करता है क्या है। अब उसको देखेंगे कि हम लोग प्रोडक्शन कैसे करेंगे, प्रोडक्शन हम लोग कैसे करेंगे, उसका प्रोसेस क्या है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रोसेस क्या है उसका। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। देखो अब इसमें स्टेप वाइज चलेंगे। अगर हम बोलें स्टेप फर्स्ट, इसमें हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले एक बीटा सेल को लेंगे। सपोज ये हो गया आपका बीटा सेल, इसको ले लिए, इसमें जाहिर सी बात है न्यूक्लियस होगा, और यहां से हम लोग क्या लेंगे, इंसुलिन जीन। जाहिर सी बात है जेनेटिक, इसमें कुछ ना कुछ तो इंसुलिन रहेगा। टेकन, या कह सकते हैं कट दी इंसुलिन जीन आउट with the help of the enzyme named restriction न्यूक्लियेज। ठीक है,
अब इसको जब कट कर लेते हैं हम लोग, इसको क्या कर लेते हैं, जब इसको हम लोग कट कर लेते हैं, जैसे मान लो कि अगर ऐसे हम देखें, मान लेते हैं कि यहां से हम ऐसे कट किए, जो उसका सेल था, बीटा सेल में जो उसका कह सकते हो इंसुलिन का जो जीन था, इसको हम लोग कट किए, ठीक है। इसको अब किसके थ्रू हम लोग कट किए, रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस, इसको आरई बोलते हैं। आरई के थ्रू हम लोग, आरई के थ्रू हम लोग कट किए। कट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग लेते हैं प्लाज्मिड, ठीक है, समझिएगा। हम लोग यहां से क्या लेते हैं, एक प्लाज्मिड लेते हैं, ठीक। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझते जाइएगा, हम समझाते जा रहे हैं। ये होता है डीएनए, या कह लो मेन डीएनए, मेन डीएनए इसी को बोला जाता है। और एक ये होता है प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है। कोई भी अगर सेल लिखिएगा ना, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा डीएनए, एक्स्ट्रा डीएनए मौजूद रहता है पहले से। मेन डीएनए ये है, बट एक प्लाज्मिड डीएनए भी रहता है सेल में। ये क्या हमको बोल रहे हैं, सेल न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको, ये वाला पार्ट, कौन सा वाला पार्ट, इस वाला पार्ट, प्लाज्मिड डीएनए को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टेकन आउट, ठीक है, बाहर निकालते हैं इसको। बाहर निकालने के बाद इसमें हम लोग कट लगाते हैं। इसमें क्या करते हैं, कट दी प्लाज्मिड डीएनए। कितना पोर्शन को हम लोग कट करेंगे, उतना पोर्शन जितना कि हम लोग वहां से जो जीनोम जो कट करके ला रहे हैं, कहां से, बीटा सेल से, ताकि उसको पेस्ट कर सके। कट दी प्लाज्मिड डीएनए, यहां कट किए। अब समझिए, यहां प्रोसेस आके यहां रुका हुआ है। अब इधर से हम लोग एक प्रोसेस क्या कर रहे हैं, एक हम लोग न्यूक्लियस उठाए, न्यूक्लियस में से डीएनए जो मेन डीएनए उसको छोड़ दिए, और प्लाज्मिड डीएनए को हम उठाए, उठाने के बाद उसको हम लोग कट किए, ठीक है। ये भी कट किससे किया जाएगा, ये जो कट करेंगे ना, कट बाय आर ई, सेम चीज यहां रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस से कट करेंगे। कट करने के बाद मान लो कि ये टेकन आउट ऐसे किए हम लोग इस फॉर्म में, ये वाला। अब ये जब कट करेंगे तो कैसा हो जाएगा, कट करके इसको निकाल दिए, ठीक है, कट करके हम लोग निकाल दिए। अब इधर से जो ये वाला है, कौन सा, इसकी मैं बात कर रहा हूं, यहां से जो मैं कट करके जो पहले से रखा हूं, कौन सा, इंसुलिन का जो जीन है, इसको आके क्या करेंगे, यहां इसको पेस्ट कर देंगे, यहां इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। दिस gene paced by एंजाइम, जिसको हम क्या नाम देते हैं, उसका क्या नाम, क्या उसका, लाइगेज, ठीक है। अब जब ये कंप्लीट ये हो जाता है, ये देखो ये कंप्लीट हो गया, ये क्या हुआ, अब ये कंप्लीट हो गया। यहां जो कट किए थे, इधर यहां से जो कट किए थे, मान लो ये पोर्शन को हम लोग निकाले, ये पोर्शन को फिर हम लोग कहाँ, यहाँ ट्रांसफर किए। यहाँ ट्रांसफर करने के बाद हम लोग कट कर दिए, किसको, यहाँ कट किए तो कितना पोर्शन, ये इसको इतना बचा, यहाँ कट करके बाहर निकाले, तो पहले इसको बाहर निकालें, और यहाँ के बाद इसमें यहाँ कटिंग लगाएं, इतना कटिंग लगाएं, और कटिंग लगाने के बाद स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये वाला स्ट्रक्चर हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब पहले से जो हम यहाँ इंसुलिन का जो जीन कट करके रखे थे,
इसको जाके यहाँ पेस्ट कर दिए। कहाँ पेस्ट कर दिए? यहाँ रेड वाला पोर्शन। अब यहाँ पेस्ट किसके थ्रू करेंगे? लाइगेज के थ्रू करेंगे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद ये जो बन जाएगा, पेस्ट करने के बाद रिकम्बाइनेंट प्लाज्मिड बन जाएगा। ठीक है, या कह लो कंप्लीट डीएनए बन जाएगा, कंप्लीट डीएनए मॉडिफाइड डीएनए बन जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो कंप्लीट हो गया, ये वाला यहां से हम लोग बोले तो कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद उसको वापस कहां रख देंगे हम लोग? इक्वाली बैक्टीरिया। कहां पे? बैक्टीरिया में पुट कर देंगे। जैसे कैसे पुट करेंगे देखो, पुट ऐसे करना है। हम क्या बोले कि कोई भी है, मान लो सेल है, सॉरी न्यूक्लियस है, तो एक तो रहेगा डीएनए ओरिजिनल वाला और एक ये वाला डीएनए पुट करेंगे। कौन सा? यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ एक कंप्लीट, सॉरी यहाँ ये कंप्लीट पुट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा? ये प्रोड्यूस्ड अगेन इंसुलिन। समझ आया? चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। ये क्या है? ऐसे कर दो, पुट इन बैक्टीरिया। कौन सा भाग? ये वाला रिकम्बाइंड भाग डीएनए। अब हम लोग फिर से देखते हैं। सबसे स्टेप 1 में क्या करेंगे हम लोग? स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, एक बार समझा देते, रुको, सॉरी ओ गॉड। ठीक है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इंसुलिन। सबसे पहले हम क्या लेंगे? न्यूक्लियस लेंगे। इस न्यूक्लियस की अगर बात करें ना, तो यहाँ से भी ये न्यूक्लियस है किस चीज़ का? बैक्टीरिया का। किसका है? बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया का नाम है ई क्वाली बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, ठीक है। इस बैक्टीरिया का न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस में अगर देखिएगा ना, तो यहाँ होगा क्या? यहाँ आपका होगा, इसका स्ट्रक्चर में 2 डीएनए होगा, एक ये डीएनए, एक ये डीएनए। ठीक है, छोटा छोटा जो नीचे दिखाएं, एक ओरिजिनल डीएनए और एक प्लास्टिड बोला उसका प्लाज्मिड डीएनए होता है। अब यहाँ क्योंकि हम किसका पकड़ेंगे? जहाँ से जिस वाले डीएनए से इंसुलिन जनरेट होने का, वहाँ इंसुलिन का डीएनए जो है उसको हम लोग बाहर निकालेंगे और उसको क्या करेंगे? एंजाइम के हेल्प से कट करेंगे, इस फॉर्म में कट करेंगे। ठीक है, उसके बाद कट करने के बाद हम लोग फिर क्या करेंगे? कट करने के बाद जो कट करेंगे उसको क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर। इसके हेल्प से हम लोग कट करेंगे। कट करने के बाद इसको यहाँ अभी छोड़ देंगे। अब दूसरा प्रोसेस क्या उठाएंगे? एक हेल्दी कह लो, जहाँ से जनरेट होता है अभी क्या? इंसुलिन जनरेट हो रहा है, वैसा न्यूक्लियस से एक डीएनए उठाएंगे। और कौन सा डीएनए? मेन वाला डीएनए नहीं उठाएंगे। कौन सा? प्लाज्मिड डीएनए को, जो एक्स्ट्रा डीएनए रहता है उसको उठाएंगे और इसको पहले न्यूक्लियस से बाहर करेंगे। बाहर करने के बाद इसको फिर हम क्या करेंगे? इसको इतना कट करेंगे जितना उधर कट किए हैं, ताकि यहाँ से पेस्ट हो जाए, उसमें मिल जाए, फिर डीएनए बन जाए। इतना यहाँ से कट किए। कट किसके माध्यम से करेंगे? वही आरई के माध्यम से। और कट द प्लाज्मिड डीएनए, और कट करने के बाद फिर वो जो पहले ये जो कट करके, तो इसका कितना पोर्शन बचेगा? ये वाला पोर्शन बचेगा। और उधर जो पहले जो हम लोग उधर से जो जहां से इंसुलिन जनरेट नहीं होता, उसका डीएनए जो कट किए थे, ये वाला रेड वाला पोर्शन, उसको आके यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट जो करेंगे किसके हेल्प से? जो एंजाइम का नाम है लाइगेज। ठीक है, लाइगेज के बाद क्या होगा? एक कंप्लीट कंप्लीट का डीएनए बन जाएगा। कंप्लीट डीएनए जब बन जाएगा, या कह लो रिकम्बाइंड प्लाज्मिड के
प्लाज्मिड बन जाएगा जब एक्स्ट्रा डीएनए के रूप में, तो उसको फिर से हम लोग बैक्टीरिया में क्या करेंगे, पुट कर देंगे, जिस बैक्टीरिया से वो निकल रहा था क्या, इंसुलिन। अब जैसे ही आप पुट करेंगे फिर से क्या, इंसुलिन जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। अब इस प्रोसेस में स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, बैक्टीरिया को टेकन आउट करेंगे और बस। अगर हम पूछे स्टेप 2 में अब क्या करना है, कुछ नहीं भैया, स्टेप 2 में करना क्या है, जो होना था सो हो गया। अब वहाँ से बैक्टीरिया को निकालेंगे। नाउ टेक बैक्टीरिया, जैसे यहाँ क्या एग्जांपल बताएं, ई कॉली बैक्टीरिया, और फिर क्या करेंगे, जनरेट दी इंसुलिन। एक्चुअली देखिएगा ना, ये जो बैक्टीरिया, इस टाइप के बैक्टीरिया में ना 2 मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए रहता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, बस इतना रखिएगा, ठीक है। अब इसका हम थोड़ा इसके जो कंपोनेंट है उसको देख लेते हैं। जैसे इसमें वेक्टर कौन होगा, कौन कैरी करेगा, जैसे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या होगा, रिकम्बाइनेंट डीएनए क्या होगा जिसे प्लाज्मिड बोलते हैं, लाइगेज एंजाइम क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंडोन्यूक्लियर एंजाइम क्या होगा, थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या इसका फंक्शन है। component of this process। पहला RE, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, ठीक है, इसका नाम है पूरा, लिख लिया इसका। इट यूज्ड टू कट द डीएनए अकेलो जीन, ठीक है। दूसरा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोलिकुलर सीजर्स, मतलब मॉलिक्यूल को काटने वाला सीजर्स, ठीक है, डीएनए को काटने वाला सीजर्स बोला जाता है, कैंची। अब थोड़ा दूसरा देख लेते हैं। सेकेंड अगर बात करें हम तो लाइगेज की बात करते हैं, लाइगेज एंजाइम, ठीक है। टू पेस्ट और ज्वाइंट दी डीएनए अथवा जीन की बात करें, कुछ नहीं, पेस्ट करने का काम करता है। अब पेस्ट करने का क्या ग्लू कौन करता है, ग्लू, तो इसको मोलिकुलर ग्लू बोल देंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोलिकुलर ग्लू, GLU, ग्लू, ग्लू 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 ग्लू। चलिए अब थर्ड हम लोग देखते हैं। थर्ड प्रोसेस रिकम्बाइनेंट डीएनए, जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक है, प्लाज्मिड।
ये कब होगा? जब हम लोग एक इसका डीएनए का इतना कट कर लिए थे और फिर दूसरा डीएनए का इतना कट करके इसको यहाँ पेस्ट कर दिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रिकम्बाइनेंट डीएनए। ये डीएनए ये भी है, ये भी डीएनए है, बट आप कैसा होगा? रिकम्बाइनेंट है, प्लाज्मिड्स। इसके बाद थोड़ा सा लिख लीजिएगा, कुछ नहीं करना है। न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन और डीएनए, ये क्या है? न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन या किलो डीएनए। ठीक है, अब इसमें वेक्टर क्या होता है? वेक्टर यहाँ कह लो ढोने वाला या कैरी करने वाला। अब कैरी करने वाला कौन है यहाँ पे? ई कॉली बैक्टीरिया। अगर आपको यहाँ चौथा वेक्टर की बात करें, वेक्टर कैरियर ऑफ जीन या डीएनए टू द टारगेट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ई कॉली बैक्टीरिया। ठीक है, यहाँ वेक्टर हो गया। फिफ्थ देख लेते हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म ये क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड रहता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वेयर ये न्यू जीन इज इंसर्टेड। नया जीन को क्या करते हैं? इसमें इंसर्ट करते हैं। अब वेक्टर का एग्जांपल ना बहुत सारा दे, जैसे प्लाज्मिड किसी जेनेटिक बैक्टीरिया के फॉर्म में। एक होता है एग्रोबैक्टीरियम, बेसिकली क्रॉप में और प्लांट्स में होता है। एक होता है वायरस, जेनेटिक इंजीनियरिंग ह्यूमन एनिमल। एक होता है YAC, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम्स बोलते हैं इसको। एक होता है कॉस्मिड होता है। सब ये सब जो है ना, सब ये यूज किया, ये देखोगे ना YAC कॉस्मिड, ये सब लैब एक्सपेरिमेंट में यूज किया जाता है। ऐसे नहीं बाहर में आप यूज कर सकते, ले फैल जाएगा तो बीमारी हो जाएगा ये। इसलिए सब चीज़ें, जो भी चीज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग मॉडिफिकेशन जो होता है ना, सब लैब में होता है। वही जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो हुआ था लैब में, जो चाइना में वो कोविड-19 जो फैला था, वो था क्या एक्चुअली? वो उन लोगों ने वो वायरसेस के साथ वो उसका मॉडिफिकेशन कर रहा था, मॉडिफाई कर रहा था उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में। इसलिए तो वो फिर कुछ हुआ होगा, फिर फैल गया। फिर खोज भी सही है, पर कुछ ज़्यादा खोज भी और डिस्ट्रॉय कर देता है लोगों को, डिस्ट्रक्शन पैदा करता है, वही चीज़ें। चलिए, ये तो हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट। ठीक है, देखिए ये हम किसमें, मेडिसिनल में देख लिए हम लोग, मेडिसिनल पोर्शन प्रोटीन में देख लिए। अब हम लोग देखेंगे GM क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। हम किसकी बात कर रहे हैं? बी में जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स। ठीक है, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स कुछ नहीं है। जेनेटिक मॉडिफाइड मतलब क्या होगा? उसके जीन में जो मॉडिफिकेशन करेंगे, मॉडिफिकेशन इन जीन या कह लो DNA में। ठीक है, मॉडिफिकेशन का मतलब या तो +1 होगा जीन, +1 +2 जो भी चाहिए, या तो -1, तो या तो फिर ऐड करेंगे जीन को, या तो फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है,
टाइप्स ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्रॉप्स देख लेते हैं भैया कितने प्रकार का होता है ये थोड़ा सा। इसका एक पार्ट तो कहलाता है सिसजेनिक क्रॉप्स। इसमें क्या होता है ना कि ट्रांसफर ऑफ जीन बिटवीन सेम स्पीसीज, सेम एक ही प्रकार के जो स्पीसीज जो प्रजाति रहते हैं उसी के बीच जीन का ट्रांसफर करते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर बोलें कि राइस का फर्स्ट प्रकार का है, इसी में हम लोग जीन को ट्रांसफर किया राइस के सेकंड प्रकार का। ऐसा नहीं कि राइस का वीट में कर दिया, वीट का राइस में। जैसे वीट का फर्स्ट वैरायटी है, उसको वीट के सेकंड वैरायटी के साथ हम लोग क्या किए, ट्रांसफर किए जीन को, ऐसे। ठीक है, मतलब सेम प्रजाति के बीच होगा। अब दूसरा इसका होता है पोर्शन ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। इसमें क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ जीन बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज। सॉरी, जीन का जो ट्रांसफर होता है वो डिफरेंट स्पीसीज के बीच होता है। फॉर एग्जांपल टमाटर का जो जीन है वो कैप्सिकम के साथ ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसका कुछ गुण उसमें कैप्सिकम में आ जाएगा, कैप्सिकम का कुछ टोमेटो में आ जाएगा। ठीक है, अब जिसमें वो ट्रांसफर कीजिएगा। अब इसका एक तीसरा टाइप होता है नॉन ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। नॉन ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, इसमें हम लोग ट्रांसफर नहीं करते हैं, इसमें क्या करते हैं, एडिट करके रिमूव करते हैं जीन को। ठीक है, जीनोम एडिटिंग बाय रिमूविंग ये जीन फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। कुछ नहीं करता है और जो पहले से मौजूद जीन रहता है उसको ही रिमूव कर देता है। ठीक है, ये तो होता है भैया मेनली और थोड़ा सा हम एक आपको ओवरव्यू दे दिए। बाकी ट्रांसजेनिक क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, बेनिफिट्स क्या है जीन क्रॉप, क्या क्या बेनिफिट्स है जेनेटिक मॉडिफिकेशन से, ये सब चीज़ें हम लोग सब देखेंगे। ठीक है, हर्बिसाइड्स में क्या जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मस्टर्ड में क्या क्या हुआ है, ये सब चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। बीटी ब्रिंजल क्या है, बीटी कॉटन क्या है, ये सब कुछ हम लोग को देखना होगा। और यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसजेनिक और नॉन ट्रांसजेनिक को हम लोग देखेंगे। ट्रांसजेनिक और नॉन ट्रांसजेनिक बहुत जरूरी है पढ़ना। ठीक है, हम लोग इसको सिसजेनिक और नहीं पढ़ेंगे, हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, ट्रांसजेनिक और नॉन ट्रांसजेनिक। ठीक है, पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रांसजेनिक क्रॉप। मान लो कोई विदेशी जीन लाए, फॉरेन जीन, जो इस परिस्थिति इस अनुकूल के मान लो इंडियन कल्चर में मान लो एक प्रकार का वीट है, वीट जो ग्रो कर रहा है, जो प्राचीन समय से चले आ रहा है, वो अपने इन्वायरमेंट इंडियन इन्वायरमेंट के और इसके मिट्टी के अकॉर्डिंग वो अपने आप को बदल के मॉडिफाई करके खुद ब खुद मॉडिफाई करके
वो प्रोडक्शन दे रहा है। अब हमको उसको प्रोडक्टिविटी को अगर बढ़ाना हो या उसके ड्यूरेबिलिटी को, स्टेबिलिटी को उसको बढ़ाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉरेन जीन के साथ, जो मजबूत जीन होगा जो उसमें प्रोडक्टिविटी वगैरह को बढ़ा सके, उसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा सके, उसके साथ क्या करेंगे हम लोग, फिर जीन ट्रांसफ़र करेंगे। इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ फायदा होता है। वही हम किस में देखेंगे, ट्रांसजेनिक क्रॉप में। ठीक है, तो प्रोसेस हम लोग पहले देख लेते हैं कि व्हेन ये फॉरेन जीन फ्रॉम different species is incorporated in plant genome, then that plant or crops is known as transgenic crops और प्लांट, और इसको जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप भी बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलें ट्रांसजेनिक जो क्रॉप होता है ना, ट्रांसजेनिक क्रॉप प्रोसेस बेस्ड ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, अब इसका एग्जांपल अगर आपको बोले तो एग्जांपल पहला बीटी कॉटन, दूसरा बीटी ब्रिंजल। अभी बीटी ब्रिंजल की अगर बात करें ना, सबसे ज़्यादा जो उगाया जाता है बांग्लादेश में, क्योंकि वहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है और ज़मीन कम है, तो वो लोग हमेशा जेनेटिक मॉडिफाई ब्रिंजल यूज करा करता है ताकि उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो और पूरा कम से कम जितने भी पॉपुलेशन उसको पहुंचा सके, उसका मिनिमम जो रिक्वायरमेंट उसको पूरा कर सके। बीटी मेज, ठीक है, उसके बाद जेनेटिक मॉडिफाई मस्टर्ड, DMH11 नाम है इसका। DMH11। फिफ्थ नंबर कैनोला, जिसको बोलते हैं रेपिड सीड बोलते हैं शायद, GM जेनेटिक मॉडिफाई कैनेला का तेल होता है। उसके बाद फिर हो गया गोल्डन राइस, हो गया बहुत सारा चीज़ है, ब्लैक राइस भी आने लगा है अब, गोल्डन राइस। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया जेनेटिक मॉडिफाई सोयाबीन, अब आने लगा है। सोयाबीन पहले नहीं था लेकिन अब इसमें भी उसको बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। उसके बाद आपका जेनेटिक मॉडिफाई रबर भी अब होने लगा है, रबर। उसके बाद शुगर कैन भी जेनेटिक मॉडिफाई शुगर कैन भी आने लगा है। ठीक है, अगर इतना सारा एग्जांपल जो हम लोग बताए ना कि इसका मॉडिफिकेशन हुआ है, अगर इंडिया में खेती करने का जो अलाउ अभी तक है, नोट करके लिख लीजिए कई साइड में, देखिए
in India only BT cotton allowed to ग्रो। मतलब आप सिर्फ बीटी कॉटन का ही जो मॉडिफाइड जेनेटिक मॉडिफाइड जो कॉटन है उसी का इंडिया में आप खेती कर सकते हैं, और साथ जितना भी ना रेस्ट जेनेटिक मॉडिफाइड जो क्रॉप्स है नॉट अलाउड इन इंडिया। समझ जाइए, इसका खेती करना अलाउ नहीं है। चलिए अब इसका देखते हैं बेनिफिट्स, देखते हैं हम लोग। बेनिफिट्स ऑफ जीएम क्रॉप्स। ठीक है, जैसे अगर फर्स्ट बेनिफिट की बात करें, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। जाहिर सी बात है प्रोडक्शन में तो इंक्रीज करेगा ही। ठीक है, दूसरा बेटर न्यूट्रिशनल क्वालिटी। इसमें क्या जो न्यूट्रिशन की जो मात्रा होती है, जैसे खनिज के जो कह लो उसको पोषण की जो मात्रा होती है बेटर होती है। बेटर न्यूट्रिशनल क्वालिटी। ठीक है, तीसरा लिखिए हर्बिसाइड टॉलरेंस। हर्बिसाइड टॉलरेंस, ठीक है। हर्बिसाइड टॉलरेंस का मतलब है कि जो हम लोग पेस्टिसाइड हर्बिसाइड्स जो यूज करते हैं ना, उसको टॉलरेट कर सके, ऐसा नहीं कि वो उसको नुकसान पहुंचाए। ठीक है, इंक्रीज रेजिस्टेंस इन प्लांट। प्लांट में रेजिस्टेंस पावर क्या होता है, बढ़ाता है, सहने की क्षमता जिसको बोलते हैं। कुछ भी हो गया, बरसात हो गया, ये हो गया, वो सब चीजें। न्यू प्लांट प्रोडक्ट कह सकते कि न्यू टाइप का प्रोडक्ट को जनरेट करेगा। उसके बाद मेडिसिन भी हमको प्राप्त हुआ, गॉट मेडिसिन फ्रॉम द प्लांट। 2-3 प्लांट को जेनेटिक मॉडिफाई करके उसको जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग फिर मेडिसिन बनाएगा। ठीक है, ये सब चीजें आपको देखना है। ठीक है, तो सब बीटी कॉटन के बारे में हम लोग को पढ़ना होगा। बीटी ब्रिंजल के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे, बिकॉज वो सब न्यूज में उसके बारे में आता है कि कहाँ से मॉडिफाई किया गया, कैसे किया गया है, तो वो सब थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बीटी ब्रिंजल और बीटी कॉटन के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। बीटी कॉटन का वैरायटी वगैरह कभी कभी पूछ लेता है, नाम वगैरह, तो आपको सब चीज़ देखना होगा थोड़ा सा। कॉटन, ठीक है। ये बीटी कॉटन हम लोग देखो, जब पहले ज़माने में कॉटन जो होता था किसी जेनेटिक मॉडिफाइड नहीं था, मैं सिंपल कॉटन की बात कर रहा हूँ। बॉल वार्म करके एक पेस्ट होता था, उस पर अटैक करता था,
जिससे क्या होता था, कॉटन का जो प्लांट है वो डैमेज हो जाता था। उस चीज़ से बचने के लिए इन लोगों ने क्या किया, एक पेस्टिसाइड जो होता है, पेस्टिसाइड का यूज किया जाता था, और वो पेस्टिसाइड क्या करता था, इन्वायरमेंट को वो नेगेटिवली इफेक्ट करता था। अब इन्वायरमेंट को बचाना है, साथ में हमको कॉटन का पौधा को भी बचाना है, तो इसने क्या किया, जेनेटिकली मॉडिफाई किया और रिप्लेस किससे किया, बीटी कॉटन से। बीटी कॉटन से इसका मतलब क्या हो गया, बीटी का मतलब क्या होता है, कभी कभी सोच रहे होंगे बीटी का मतलब क्या होता है, बेटर टॉलरेंस। समझ आया, बीटी का मतलब बेटर टॉलरेंस, बीटी का मतलब है। देखें, होता क्या था, कॉटन प्लांट attacked by pest named bollworm and damaged the cotton plant. Overcome this difficulty, इस सिचुएशन से बचने के लिए उन लोगों ने, पुराने जमाना में फार्मर लोग क्या यूज करते थे, यूज्ड पेस्टिसाइड्स, और ये जो पेस्टिसाइड है वो इन्वायरमेंट के लिए क्या था, नेगेटिव इम्पैक्ट नेगेटिवली ऑन इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट। तब क्या करेंगे, अब इन सब चीजों से बचने के लिए कॉटन रिप्लेस बाय बीटी कॉटन। ठीक है, एक्चुअली देखिएगा ना, कंपनी एक यूएसए का कंपनी था मोनसेंटो। अगर इसका इतिहास देखिएगा, अगर हम बोलें, एक कंपनी था, कंपनी फ्रॉम यूएसए, इसका कंपनी का नाम था मोनसेंटो। क्या था नाम, मोनसेंटो। ठीक है, ये आता है इंडिया, केम टू इंडिया, और यहाँ का एनवायरनमेंट देखता है, बोलता है भैया ये तो यहाँ इन लोगों, क्योंकि अमेरिका बहुत आगे था, यूएसए बहुत आगे था इसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन में, क्रॉप में। तो आता है, और यही कंपनी जो है मोनसेंटो, ये डेवलप्ड करता है क्या, बीटी कॉटन। ठीक है, अब जब डेवलप करता है तो क्या होता है, बीटी कॉटन नॉट हार्म बाय पेस्टिसाइड, सॉरी पेस्टिसाइड नहीं, जो बॉल वार्म करके जो था ना, वो अब इसको हार्म नहीं कर रहा था। ठीक है, अब क्यों नहीं कर रहा था, एक्चुअली क्या है ना, ये जो बीटी कॉटन जो हम लोग डेवलप किए थे, बीटी कॉटन को जो डेवलप किए थे, बीटी कॉटन ये क्या करता था, प्रोड्यूस्ड टॉक्सिक प्रोटीन, विच इज
किल बॉलवर्म। जैसे उसके पास जाता था, जैसे उसको खाने की कोशिश करता था, बॉलवर्म वो खुद ब खुद मर जाता था। ठीक है, अब ये बीटी कॉटन डेवलप करने का प्रोसेस क्या था भैया, आप देख रहे थे प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बीटी कॉटन। ठीक है, जैसे सबसे पहले क्या किया हम लोग, कॉटन लिए, इंडियन कॉटन की बात करते हैं जो सिंपल कॉटन था, उसमें क्राई 1AB जीन, विदेशी जीन, प्लस क्राई 2AB जीन, दोनों को हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड करने के बाद ये क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है। मॉडिफाइड होने के बाद क्या हो जाता है, बीटी कॉटन प्रोड्यूस हो जाता है, बीटी कॉटन प्लांट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जाहिर सी बात है यहाँ से क्या हुआ, इस प्लांट से टॉक्सिक प्रोटीन प्रोड्यूस होता था, और जैसे इसको बाइट करता था वो बॉलवर्म, बाइट दी बॉलवर्म, और फिर बॉलवर्म क्या हो जाएगा, डेड, मर जाता था। ठीक है, अब सोचोगे कि ये जो, जाहिर सी बात है प्रोटीन जो प्रोड्यूस हो रहा है कहाँ से, बैक्टीरिया रहेगा तभी तो। ये जो है ना, ये क्राई 1AB जीन, क्राई B82 जीन, ये कहाँ से उठाया था, लिखिए, इट टेकन फ्रॉम सॉइल बैक्टीरिया, सॉइल बैक्टीरिया नेम्ड, सबको पता होगा इसके बारे में, बैसिलस, बैसिलस ट्रांजिनेसिस। बैसिलस ट्रांजिनेसिस। ठीक है, इसी को बोलते हैं बीटी। ठीक है, अगर इंडिया में बोलेगा कि बीटी कॉटन कब से प्रचुर है, इन इंडिया बीटी कॉटन started in 2002 after approval। चलें, अब दूसरा देखते हैं थोड़ा सा बीटी ब्रिंजल के बारे में, जो कि इंडिया में बैन है, इंडिया में यूज नहीं किया जाता है। बीटी ब्रिंजल, बैंगन के बारे में, बैंगन के बारे में कुछ नहीं, सेम वही यूएसए का जो कंपनी था, कौन, मॉन्सेंटो, इसी ने सेम टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए, कौन सा, बीटी टेक्नोलॉजी, बीटी टेक्नोलॉजी का यूज किया और बीटी ब्रिंजल प्लांट को प्रोड्यूस किया।
प्रोड्यूस किया। ठीक है, और इंडिया में जो है ना, इन इंडिया बीटी ब्रिंजल बैन फ्रॉम 2009 से बैन है, तो समझ लो। बट भैया बांग्लादेश में 2013 से लगातार जो खाया जा रहा है पूरा, क्योंकि उन लोग का पॉपुलेशन इतना है ना, पॉपुलेशन इतना है कि क्या ही बोलो। अच्छा, इसका ऐसे लिख दो, फ्रॉम 2013 बांग्लादेश अप्रूव टू कल्टीवेट बीटी ब्रिंजल फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन। ठीक है, अब इसका भैया प्रोसेस क्या होगा, देख लो प्रोसेस भैया, देख लेते हैं। कुछ नहीं है, ब्रिंजल को लिए, अब इसमें हम लोग क्या किए, क्राई 1AC जीन को हम लोग ऐड किए। ठीक है, अब लोग जैसे ऐड करेंगे क्या प्राप्त होगा, बीटी ब्रिंजल plant. This plant produced बीटी प्रोटीन, इसको टॉक्सिन भी बोलते हैं, टॉक्सिन। ठीक है, और ये जो टॉक्सिन होता है, टॉक्सिन किसके लिए होता है, इट इज टॉक्सिक फॉर स्टेम एंड फ्रूट बोरेर। मतलब जो कीड़ा मकोड़ा होता है ना, जो स्टेम को खाता है, जो फ्रूट को खाता है, उसके लिए क्या होता है, किल दी बोरेर। चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब ये जो इसमें जो हम लोग ऐड कर रहे हैं बैक्टीरिया का ये वाला पार्ट, वो हम लोग कहाँ से लिए, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये to get from, ये भी सॉइल बैक्टीरिया नेम्ड, क्या हो जाएगा, बैसिलस थरिंगेनेसिस। ठीक है, इसलिए इसका क्या नाम हुआ, बीटी ब्रिंजल। देखो अभी इंडिया में फील्ड ट्रायल में बोला है कि हम लोग आगे जो संख्या जो बढ़ रहा है तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि देखो, इसलिए अप्रूवल नहीं मिलता है बेसिकली बहुत सारे गवर्नमेंट से। एक्चुअली जो ये जेनेटिकली मॉडिफाई जो भी क्रॉप होते हैं, वो हमारे शरीर में नेगेटिव इफेक्ट जनरेट करते हैं। ठीक है, वो आपके डीएनए के साथ आगे चल के लगातार सेवन से डीएनए के साथ छेड़छाड़ करने नए प्रकार की बीमारी होगा, या अकेले इम्यूनिटी सिस्टम आपका कमज़ोर कर देता है बेसिकली। इसीलिए अप्रूव नहीं करता है, पता है, दूरी रहो ये सब चीज़ें से। जो जेनेटिकली मॉडिफाई है उस सब क्रॉप से आप देखते नहीं कि पुराने ज़माने में लोग जो खाना खाते थे, आज हम लोग जो खाना खाते हैं उसका ताकत अलग था, हम लोग जो आज का ताकत अलग, क्योंकि आज हम लोग जेनेटिक मॉडिफाई सब चीज़ें खाते हैं। इसको हाइब्रिड बोलते हैं। हाइब्रिड भी क्या है, इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन रहता है, वो ओरिजिनल क्रॉप है ही नहीं, इसमें कुछ ना कुछ क्या है, मॉडिफिकेशन, समझे। इसीलिए
बहुत सारा गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों को अप्रूव नहीं करता, बहुत सारा देश भी अप्रूव नहीं करता, समझे। चलिए अब इसका जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट रह गया है एक नॉन ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। ये तो ट्रांसजेनिक में हम लोग देख लिए। इसका जो सेकेंड पार्ट है नॉन ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। इसी को बोल देते हैं नॉन ट्रांसजेनिक जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप। ठीक है, इसमें नॉन ट्रांसजेनिक में क्या करेंगे, जाहिर सी बात बता चुके हैं, एक्स्ट्रा जीन आर नॉट इंसर्टेड। इसमें इंसर्ट नहीं करेंगे इन क्रॉप कॉल्ड नॉन ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। इसमें करते क्या हम लोग, इस जेनेटिक मॉडिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं ना, सम जीन, कुछ जीन होते हैं ऑफ क्रॉप जीनोम हैज बीन रिमूव्ड। जो क्रॉप्स का जो जीनोम में जीन होता है उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, जिससे क्या होता है, हैंस प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप इंक्रीजेज। ठीक है, इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, कनाडा वगैरह बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। देखो ये जो टेक्नोलॉजी है इसको एसडीएन टेक्नोलॉजी बोला जाता है, बता रहे क्यों। दिस टेक्नोलॉजी is also known as the SDN technology. Because genes are removed by setup enzymes. Known as site directed nuclease 1 and 2, इसीलिए इसको बोलते हैं SDN। ठीक है, अब इसका जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होगा, तो इसके बेनिफिट्स के बारे में देख लेते हैं। क्या क्या बेनिफिट्स है, ठीक है। देखिए फर्स्ट, no foreign gene is inserted
So there is no biological रिस्क, कोई भी बायोलॉजिकल रिस्क नहीं है। जाहिर सी बात है, कोई भी जीन को हम इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, फॉरेन जीन को ला के इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी रिस्क है ही नहीं। जो होगा, जो भी रिस्क होगा, जो भी उसमें बदलाव होगा, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट या इंडियन इन्वायरमेंट, अपना स्वदेशी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, ये जो मेथड है चीपर भी है, फास्टर भी है। दिस इज cheaper and faster method of development of genetic modified crops। ठीक है, तीसरा बेनिफिट इसका देखते हैं। ये बहुत फील्ड ट्रायल के लिए बहुत कम समय लेता है। जैसे हम कोई चीज़, हमने आज चीज़ हम मॉडिफाई करते हैं, उसको पहले ना फील्ड में ट्राई करते हैं पायलट प्रोजेक्ट के तहत, उसके बाद ही हमको लार्ज स्केल पे इसको हम उगा सकते हैं, और लार्ज स्केल पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करके इसको यूज कर सकते हैं, इसको खेती करवा सकते हैं, अगर प्लांट रहा तो, मतलब क्रॉप रहा तो। समझे? तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल्स करते हैं, ट्रायल्स करने के बाद ही हम लोग इसको बड़े स्तर पर खेती कर सकते हैं। ऐसे नहीं, पहले उसका ट्रायल्स के दौरान देखें क्या इम्पैक्ट होगा, क्या प्रोडक्शन होगा, कितना स्क्वायर फीट, कितना एकड़ में कितना प्रोडक्शन होगा, ये सब चीज़ मापते हैं। सब एग्रीकल्चर के विद्यार्थी होंगे समझ जाएंगे। इट रिक्वायर्स लेस टाइम इन फील्ड ट्रायल्स and has minimum environmental impact। इन्वायरमेंट पे जो होगा नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा, बहुत कम होगा। नेक्स्ट बेनिफिट देख लेते हैं इसका। देखो, बहुत सारे जो कंट्री है ना, मैनी कंट्रीज क्लोज फॉर जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स। जैसे आप कुछ क्रॉप जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स को उगाएं और किसी देश में बेचना चाहें, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो कैसे बेच पाइएगा? तो ऐसे में क्या बोलता है वो कि आप जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप जो है नन एक्सेप्ट कौन सा करेगा, नन ट्रांसजेनिक जो प्रोसेस के थ्रू हुआ है, विदेशी के साथ उसको मिलाया नहीं गया है, वैसे चीज़ को वो एक्सेप्ट करता है। और वैसे चीज़ को एक्सेप्ट करने से क्या होगा, वो एक्सपोर्ट में क्या होता है, बूस्ट होता है, मतलब एक्सपोर्ट बढ़ता है उस क्रॉप का। क्लोज फॉर जीएम क्रॉप्स कैन एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्ट करेगा, कैन एक्सेप्ट नॉन ट्रांसजेनिक जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप्स। ठीक है, एंड इट में बूस्ट एक्सपोर्ट इन इंडिया। ठीक है, तो ये आप आज का आपका चैप्टर जेनेटिक इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया। हम लोग अभी 3 चैप्टर को पढ़ लिए। पहला हम लोग था बेसिक बायोलॉजी, सेल वगैरह, सेल थ्योरी वगैरह। दूसरा हम लोग जो चैप्टर पढ़े वो जीनोम के बारे में पढ़े, और तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़े जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट वाले क्लासेस में हम लोग देखेंगे स्टेम सेल और क्लोनिंग। स्टेम सेल क्या होता है, क्लोनिंग क्या था, क्लोन कैसे बनाया जाता है, फर्स्ट क्लोन हम लोग किसका बनाए थे, उस जानवर का नाम क्या था, ये सब चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। सभी लोगों से मेरा एक विनती है कि प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। आप भी सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें, इससे क्या रीच बढ़ेगा, थोड़ा सब्सक्राइबर जल्दी बढ़ेगा।
ठीक है। आप लोग से मैं वादा करता हूँ कि मैं यहाँ पूरा सब्जेक्ट जो आप सब्जेक्ट आप कमेंट भी कर सकते हैं, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो मैं करवाते जाऊँगा, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है। फिर हम लोग अभी आगे हम थोड़ा सा प्लानिंग ये कर रहे हैं कि हम जेपीएससी का जो होता है झारखंड का जो पोर्सन है, झारखंड सामान्य ज्ञान, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिसको जो इंटरेस्टेड है प्लीज़ आप कमेंट में लिखें, हम स्टार्ट करेंगे उसको, एक टाइमिंग करके उसको अलग से हम करेंगे और उसको हम लाइव लेके आएंगे, लाइव क्लासेस में, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।